आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक की जनता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश, आपका सपना मेरा सपना। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीजेपी का प्रचार, कर्नाटक के चुनावी मुद्दों पर कैसे हावी हो गए बजरंगबली। सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा करेंगे। 11 मई को अजमेर से शुरू होगा जयपुर तक का सफर। कश्मीरियों की मांग पर मोदी सरकार ने उठाया ये कदम, तुर्की और ईरान को झटका। लिव इन और समलैंगिक कपल को सरोगेसी एक्ट के दायरे में लाना इस एक्ट के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा, एससी से केंद्र की सरकार। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खत में लिखा कि कर्नाटक के लोगों ने मुझे हमेशा से प्यार और आशीर्वाद दिया है। ये मुझे दैविक आशीर्वाद के जैसा लगता है। आजादी के अमृत काल से ही हम भारतीयों का एक ही लक्ष्य है कि देश को विकसित देश बनाएं। कर्नाटक में बुधवार को मतदान होने वाला है। प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश भेजा है। उसके बाद मोदी ने इस वीडियो को बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया। वीडियो में संदेश में पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे कर्नाटक के लोगों से बहुत प्यार मिला, जो मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद की तरह है। भारतीयों ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। कर्नाटक इसी विकसित भारत में संकल्प को नेतृत्व देने की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हमारा संकल्प देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब कर्नाटक की इकोनॉमिक तेजी से आगे बढ़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि कर्नाटक को 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी ने एक साथ कहा है कि आपके सपने मेरे सपने मिलकर पूरा करेंगे। बीजेपी की सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। अभी कर्नाटक की जनता से डबल इंजन की सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को देखा है। बीजेपी सरकार की फोकस और फ्यूचरिस्ट नीतियां कर्नाटक की अर्थव्यवस्था के विस्तार में खास भूमिका निभा रही हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए मैं आप सभी से 10 मई को जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना वोट डालने का अनुरोध करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते समय कई रोड शो भी नेतृत्व किया, जिनमें से 3 बेंगलुरु और एक मैसूर, कलबुर्गी और तुमकुरू में भी हुए। पीएम मोदी ने प्रचार अभियान का नेतृत्व किया क्योंकि बीजेपी राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कर्नाटक में 1985 के बाद कोई सत्ताधिकारी पार्टी सत्ता में वापस करने की विफल रही है। हालांकि बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ने का भरोसा जताया है, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए सघन प्रयास कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करप्शन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा है। चुनावी प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात की गई, तो बीजेपी ने उस बजरंग बली से जोड़ दिया। इसके बाद पीएम मोदी की हर चुनावी सभा में जय बजरंग बली का नारा गूंजने लगा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार सोमवार भी समाप्त हो गया। सियासी दल ने नेताओं के राज्य की जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की। बीजेपी की ओर से चुनावी कमान पीएम मोदी और अमित शाह से संभाले रखी थी, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाले रखा था। बीजेपी के लिए कई बार परफेक्ट फिनिशनरी को भूमिका निभा चुके पीएम मोदी ने 16 जनसभाएं और 6 रोड शो भी किए। वहीं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी जमकर पसीना बहाया और 2 सप्ताह तक कैंप किए। कर्नाटक चुनाव के दौरान ऐलान में पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। वहीं बीजेपी अपने विकास कार्यों पर फोकस कर रही थी। हालांकि चुनावी तपिश जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग मुद्दे भी हावी होते गए। भ्रष्टाचार के मुद्दे से होते हुए प्रचार, जहरीला सांप, विषकन्या आरक्षण और बजरंग दल पर बैन होते हुए बजरंग बली तक आ गया। इस तरह करप्शन के मुद्दे में शुरू हुआ कर्नाटक चुनाव कम्युनिज्म के मुद्दे पर जाकर खत्म हुआ। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे बहुत कुछ कहना है, मैं 2.5 साल से सुन रहा हूँ। हम चुप थे क्योंकि हमें अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज जयपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 11 मई को वो जन संघर्ष यात्रा निकालने वाले हैं। ये
यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं 11 मई को अजमेर से एक जन संघर्ष यात्रा निकालूंगा और हम जयपुर की तरफ आगे आएंगे। 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। सही निर्णय तब के लिए जाएंगे जब जनता को पूरा साथ होगा। राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने कार्रवाई करने की मांग और धरने भी दिए। इसके बाद भी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब मुझे समझ आ गया है कि मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सचिन पायलट कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि हमारे सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम बचाने का काम वसुंधरा राजे कर रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको स्पष्ट करना चाहिए। सीएम के बयानों पे विरोधाभास है, वे अपने ही नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि मुझे बहुत कुछ कहा गया है, कोरोना, गद्दार आदि, और 2.5 साल से यह सब सुन रहा था, लेकिन हम चुप थे क्योंकि हम अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आपने ही विधायकों और नेताओं को बदनाम करना और भाजपा को गुणगान करने के लिए मेरे समझ से परे है। दरअसल अशोक गहलोत ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि पिछले साल जब पार्टी के विधायकों की बगावत की वजह से मेरी सरकार गिरने के कगार पर थी, तो मुझे उस समय बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत उनकी पार्टी के 3 नेताओं का साथ मिला था। हालांकि वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के बयान को झूठा बताया है। कश्मीर किसान पिछले कुछ समय से भारत सरकार से विदेशी सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। विदेश से आने वाले सेब की कीमत कम होने की वजह से घरेलू सेब की कीमतें भी प्रभावित हो रही हैं। यही वजह है कि किसान विदेशी सेब के आयात पर काफी समय से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीरी किसान की मांग पर एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने देश के किसानों, खासकर कश्मीर के किसानों को बढ़ावा देने के लिए 50 रुपए प्रति किलो कम कीमतें वाले सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ समय से कश्मीर किसानों की ओर से विदेशी सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग जारी है। हालांकि भारत सरकार ने पड़ोसी देश भूटान को इस प्रतिबंध से अलग रखा है। भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम से कम या बराबर की CIF लागत वाले सेब का आयात प्रतिबंध है। हालांकि इस अधिसूचना ने DGFT ने कहा है कि न्यूनतम आयात मूल्य की शर्तें भूटान के लिए लागू नहीं होंगी। भारत सरकार का यह कदम इराक, तुर्की और चिली के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सभी देश भारी मात्रा में भारत को सेब निर्यात करते हैं। अप्रैल 2022 में फरवरी 2023 में भारत ने कुल 26.3 करोड़ डॉलर कुल सेब आयात किया था। इसमें तुर्की, इटली, ईरान और चिली शीर्ष निर्यात देशों थे। वहीं 2021-22 में भारत ने कुल 38.51 करोड़ डॉलर का सेब आयात किया था। भारत सरकार का यह कदम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर के सेब किसान पिछले काफी समय से ईरानी सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। दरअसल आयातीय सेब की कीमतें कम होने के कारण घरेलू सेब की कीमतें कम हो जाती हैं। घरेलू किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। भारत ने 2018 में कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और कोचीन बंदरगाहों से सेब आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। प्रतिबंध को हटाते हुए सरकार ने एयरपोर्ट और लैंड बॉर्डर के माध्यम से भी सेब आयात की अनुमति दे दी थी। सरकार ने अविवाहित सिंगल महिलाओं को सरोगेसी एक्ट के फायदे से बाहर रखने में अपने फैसले को सही ठहराया है। अभी सिर्फ 2 ही स्थितियों में सिंगल महिलाओं को किराए की कोख की इजाजत दिया है। केंद्र सरकार ने लिव इन में रहने वाले कपल के साथ साथ समलैंगी कपल को भी सरोगेसी एक्ट के दायरे में लाने वाले विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे कपल को सरोगेसी एक्ट के दायरे में लाना इस एक्ट के दुरुपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही ऐसे मामलों में किराए की कोख में जन्म देने के उज्जवल भविष्य को लेकर भी आशंका बनी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने अविवाहित सिंगल महिलाओं को सरोगेसी एक्ट फायदे से बाहर रखने के लिए अपने फैसले को सही ठहराया है। अभी सिर्फ 2 ही स्थितियों में सिंगल महिला को किराए की कोख की इजाजत दी है। या तो महिला विधवा हो या समाज के डर से खुद का बच्चा न पैदा करना चाहती हो, या फिर महिला तलाकशुदा हो और वो दोबारा शादी से इच्छुक न हो। इन 2 ही परिस्थितियों में महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा होने की शर्त रखी गई है। सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ये भी हल्फनामा सरोगेसी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौतियों देने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया है। अपने जवाब के समर्थन में संसदीय कमेटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि सरोगेसी एक्ट सिर्फ कानूनी मान्यता प्राप्त शादीशुदा स्त्री और पुरुष को ही अभिभावक के रूप में मान्यता देता है। चूंकि लिव इन कपल या समलैंगिक कपल किसी कानूनी से बंधन नहीं है, लिहाजा इन मामलों में सरोगेसी में बच्चे जन्म का
भविष्य हमेशा सवालों में घेरे में रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मछुआरों और जहाज तथा नौका संचालकों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्व और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से दूर रहें। बंगाल की खाड़ी मोका तूफान तेज हो गया है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं उड़ीसा के 18 जिलों में चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव है, जिसके कारण चक्रवात में बदलने और इस सप्ताह के अंत में बांग्लादेश, म्यांमार तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात शुरू में 11 मई तक उत्तर पश्चिम में पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर तथा उसके बाद फिर उत्तर पूर्व दिशा में बंगाल, म्यांमार तटीय की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि मौसम के प्रभाव के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मछुआरों और जहाज तथा नौका संचालकों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्व और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी से दूर रहें। सुरक्षा एजेंसी को पूरा शक है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अब न्यायपालिका हिरासत में साबरमती जेल में रखा जाएगा। आज लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद गुजरात पुलिस ने नलिया कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया गया है। बता दें कि साबरमती जेल अतीक अहमद का ठिकाना था, जहां से अतीक धड़ल्ले में मोबाइल फोन तथा इस्तेमाल करने वाला अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहा था। वहीं अब उसे साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई शिफ्ट होने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मुंबई तक लॉरेंस बिश्नोई के जेल में नेटवर्क फैले हुए हैं, इसे लेकर जेल प्रशासन और तमाम सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। दरअसल पिछले साल 14 सितंबर को गुजरात एसटी से भारतीय तटस्थल बल के साथ एक संयुक्त अभियान में कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के समीप समुद्र में पाकिस्तान की एक मछली पकड़ने की नौका को रोक रखा था। उससे 200 करोड़ रुपए से अधिक कीमत को 40 किलो हेरोइन बरामद की थी। अल दयास नाम की नौका ने सवार पाकिस्तान के 6 नागरिकों को उस समय गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जांच में पता लगाया था कि हीरोइन को दिल्ली के 2 निवासी सतराज मलिक तथा जग्गी सिंह उर्फ बीरपाल सिंह की मदद में सड़क मार्ग से दिल्ली तथा पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में लाना चाहता था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस ने यह भी कहा है कि नाइजीरिया के एक नागरिक समेत 2 तस्करों के एक गिरोह द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। ये दोनों तस्कर पंजाब के जेल में बंद है। 8 आरोपियों ने पूछताछ में पता चला कि मादक पदार्थ तस्कर मिजाज राहमी और अनी चीफ ओब्रीना उर्फ चीफ जेल में बैठक निरोह चला रहे थे। रहमानी कपूरथला में जेल में तथा ओबीना अमृतसर जेल में बंद है। ऐसे आरोप में दोनों बिश्नोई के लिए काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भुवनेश्वर में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दोनों ने एक ही बात कही कि हमारा रिश्ता पुराना है, ये मुलाकात किसी गठबंधन को लेकर नहीं है। नीतीश ने आनंद मोहन की रिहाई के सवाल पर कहा कि उनका फैसला अब कोर्ट करेगा, हमने नियम और कानून के तहत उसे छोड़ दिया है। नीतीश करीब 11:30 बजे नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे थे। 1:30 बजे तक दोनों की मुलाकात चल रही थी। इस दौरान नीतीश के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और संजय झा भी मौजूद। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ नहीं दिखाई दिए। पहले माना जा रहा था कि इस मुलाकात में विपक्षीय एकता को मजबूत करने के मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन नीतीश और नवीन पटनायक ने इस पर विराम लगा दिया। नीतीश और नवीन पटनायक की मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग संबंध बहुत गहरा है, इससे कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं। बाकी लोगों के साथ हमारे रिश्ते की तुलना मत कीजिए। हमारे किसी तरह से गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। नवीन पटनायक ने भी नीतीश की बातों को दोहराया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, किसी तरह के गठबंधन को लेकर हमारी बात नहीं हुई है। पटनायक ने ये भी कहा है कि बिहार भवन के लिए पूरी में जगह भी दी जा रही है। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के मामले पर कहा कि किसी को भी सजा हो जाती है, उसकी रिहाई होती है, अच्छा बर्ताव देखकर उसे छोड़ दिया जाता है। सिर्फ आनंद मोहन को लेकर क्यों सोचते हैं? पूरे देश के केस उठाकर उनका मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला करेगी। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में सोमवार को एक संपादकीय में दावा किया गया था कि पवार ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढने में विफल हो रहे हैं जो उनकी पार्टी को आगे ले जा सके। इसके जवाब में
पवार ने बात कही। एनसीपी नेता शरद पवार बीते कुछ दिनों में चर्चा में हैं। जिस दिन उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, उसी दिन से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लोग एनसीपी के नेतृत्व को लेकर कयासीबाजी करते दिख रहे हैं। इसी बीच शरद पवार का नया बयान सामने आया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं ने न तो दूर करने के परवाह की है और न ही वे ऐसे लेखों को कोई महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। दरअसल एनसीपी को आगे ले जाने के लिए अपना उत्तराधिकारी ढूंढने में शरद पवार की असफलता का शिवसेना द्वारा दावा किया गया था कि इसके बाद शरद पवार ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें और पार्टी के लिए नेताओं को न तो दूसरों के कहने की परवाह है और न ही वे ऐसे लेखों को कोई महत्व देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वे क्या कर रहे हैं। पवार ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में इतर सत्तार में संवाददाताओं से कहा कि एनसीपी में हर कोई जानता है कि पार्टी को कैसे ले जाना चाहिए और वे भी पार्टी के नया नेतृत्व कैसे बनाए। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के सोमवार को एक संपादक में दावा किया था कि पवार को उत्तराधिकारी ढूंढने में विफल है, जो उनकी पार्टी को आगे ले जा सकता है। सामना में यही बात दावा किया गया था कि एनसीपी के नए अध्यक्ष के बारे में फैसला करने के लिए बनाई गई समिति में कुछ ऐसे सदस्य भी शामिल है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के साथ जाने में के इच्छुक थे, लेकिन इस सदस्यों के एनसीपी कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण पवार पद से बने रहने के लिए कहना पड़ा। एक आरोपी अमन गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, जबकि दूसरा आरोपी शारीरिक सोसाइटी से खुद को गृह मंत्रालय के कार्यकर्ता होना बताया था। हालांकि जांच में ऐसा कुछ नहीं निकला। गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 युवकों ने 8वीं की छात्रा को चाकू दिखाकर डराया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। छात्रा लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से मंजिल पे आ रही थी, तभी लड़के आए और एक के हाथ में चाकू था। वो लिफ्ट में घुसकर छात्रा को दिखाया, जिससे वह डर गई। लिफ्ट में कोने में वो सहमी सी खड़ी थी। अपना फ्लोर आने पर दोनों लड़के बाहर निकल गए। छात्रा भी उनके पीछे गेट तक गई और फिर अंदर आ गई। इसके बाद वो अपने फ्लोर पर लिफ्ट से चली गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने घटना के स्वतः संज्ञान लेने हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक आरोपी बीटेक का स्टूडेंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।